हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दीपेश क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे आपकी क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। दोस्तों, ये क्लास 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है और इसमें 1 नंबर की क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन और 2 नंबर के 1 क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर से आएंगे। और साथ ही ये आपके क्लास 12th के साथ साथ अगर आप क्लास 12th के बाद जब जस्ट बाहर निकलते हो, आप कंपटीशन की एक भीड़ में आते हो, तो ये चैप्टर जो है वो और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इससे अब बहुत सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप सिर्फ 100-200 लोग से, आपके क्लास के बोर्ड के 100 1000-2000 बच्चों से नहीं, ऑल इंडिया से आपका कंपटीशन होगा। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हम इन छोटी छोटी चीज़ों को आज जानेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं और साथ ही ये चैप्टर के बेसिक से स्टार्ट करेंगे और साथ ही आज हम देखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है उसको। तो हम चालू करते हैं। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आवेश क्या होता है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ। आवेश 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 क्या होता है, किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिसे आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिसे प्राप्त कर लेने पर वह वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है या विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगती है, वह आवेश कहलाता है। तो यह क्या है, आवेश क्या है, पहला आवेश आवेश एक भौतिक अदिश राशि है। अदिश राशि है। आपका पहला पॉइंट क्या होगा, आवेश क्या है, एक भौतिक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, आवेश एक भौतिक अदिश राशि है जिसे प्राप्त कर लेने पर, भौतिक अदिश राशि है जिसे जिसे प्राप्त कर लेने पर, प्राप्त कर लेने पर कोई भी वस्तु वस्तु कोई भी वस्तु अर्थात प्लास्टिक भी नहीं, कोई भी वस्तु का मतलब है धातु, कोई भी वस्तु या धातु, कोई भी वस्तु या धातु विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। धातु विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, करने लगता है। यह आवेश कहलाता है। कोई भी वस्तु जो है, पहले तो यह आवेश क्या है, एक भौतिक अदिश राशि है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई भी वस्तु या कोई भी धातु विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। अब जैसे जानेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशों के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला है एक धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश रहता है। उसके बाद हम देखेंगे आपके चालक और कुचालक क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में। तो मैं चाहूँ तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम देखेंगे चालक और कुचालक, या चालक या विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी को कुचालक भी बोलते हैं। तो हेडिंग डाल देता हूँ, चालक व विद्युत रोधी पदार्थ। चालक में क्या होता है, चालक किसको कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। चालक किसको कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, अर्थात कोई भी ऐसा वस्तु जिसमें करंट मारता हो। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, करंट रहता है, मारता है वो। तो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का आवागमन हो, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक चले, वो चालक होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन पॉइंट 1 से चालू हो और पॉइंट 2 तक चले, अर्थात चालक क्या होता है। डेफिनेशन लिख देता हूँ, चालक किसी पदार्थ का वह गुण है, चालक किसी पदार्थ का वह गुण है
चालक किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें या अपने में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने देता है वह चालक कहलाता है। चालक किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने देता है, उसको चालक कहते हैं। जैसे उदाहरण में लोहा, दूसरा तांबा, पीतल, और सबसे अच्छा उदाहरण है चालक में, सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है वो चांदी होता है। चांदी में सबसे तेज करंट जो है वो चांदी में बहता है, इसलिए चांदी को सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ कहा जाता है, या चालक कंडक्टर। सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो चांदी कहलाता है। इसको Ag से दर्शाते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, Ag करके दर्शाते हैं हम उसको, चांदी को। इसके बाद चलते हैं विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक। तो अपना सेकंड टॉपिक ये है विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है? जो इस चालक में क्या होता है, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होने देता है वह चालक कहलाता है। और विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक क्या कहलाता है? जो अपने में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने नहीं देता, वह क्या कहलाता है? विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक। तो विद्युत रोधी विद्युत रोधी पदार्थ में क्या होता है? जो अपने में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने नहीं देता, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने नहीं देता वह विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक पदार्थ कहलाता है। अब इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे कि इसका उदाहरण जैसे प्लास्टिक, और क्या होगा? प्लास्टिक के बाद लकड़ी, टेबल, कुर्सी, जो भी पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ना होता हो, या जो चार्ज हो वो एक जगह से दूसरे जगह मूव ना करता हो, उसको कहते हैं कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक टॉपिक और लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे कूलाम के नियम की तरफ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे आवेश के क्वांटीकरण की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके 2 नंबर में पूछ सकता है। आवेश का क्वांटीकरण में क्या होता है? क्या बोल रहा है कि सभी जो मुक्त आवेश का परिमाण है, परिणाम नहीं परिमाण, जो सभी मुक्त आवेश का परिमाण में आवेश की मूल इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। ये भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में बन सकता है कि आवेश की मूल इकाई क्या होती है? आवेश की मूल इकाई जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है। तो सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक होता है, और इसे ही आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेशों के क्वांटीकरण के ऊपर मैथ्स भी बनता है, कुछ न्यूमेरिकल भी आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N और E। N और E में E जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू NE। इसके बाद हम चलते हैं कूलाम के नियम की तरफ। कूलाम के नियम में क्या कहते हैं उसको देखेंगे, तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कूलाम के नियम। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम के वर्ग को व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। इसमें किन्हीं भी दो
भी दो स्थिर बिंदु आवेशों को, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल लगेगा? किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश रहेंगे तो आकर्षण होता है। तो किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आप एक बल लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आकर्षण बल, यह लगने वाला बल। इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण एकदम बोल नहीं सकते, इसलिए किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी या उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए कूलाम के नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं या व्युत्क्रम वर्ग के नियम से भी जाना जाता है। तो कूलाम का नियम या व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या कहलाता है कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए कूलाम के नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। जैसे कि मैं इसको डायग्राम से समझाऊं तो ये कोई एक आवेश है Q1 और एक आवेश यहाँ Q2 है। किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेश, ये अपने अपने जगह में Q1 अपने जगह में स्थिर है, Q2 अपने जगह में स्थिर है, और दोनों के बीच लगने वाला बल, दोनों के बीच जो भी बल लग रहा होगा ये एक दूसरे को खींच रहे होंगे या एक दूसरे को हटा रहे होंगे। दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल, ये जो परिमाण जो है Q1 और Q2 जो एक दूसरे का जो परिमाण है, यानी एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इन दोनों के परिमाण के गुणनफल, मतलब जो बल होगा F जो होगा वो Q1 और Q2 होगा। F is proportional to Q1 और Q2, मतलब कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, F is proportional to Q1 Q2। उसके बाद उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब Q1 से Q2 के बीच की दूरी जैसे कि R है, R लिखते हैं तो F is proportional to, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R या R1 जो भी, तो 1R, ये इसके अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी क्या है? R, तो इनकी बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F is proportional to Q1 Q2 और F is indirectly proportional to 1/R1। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2
चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कूलाम के नियम की ओर। मैंने आपके नोट्स के लिए लिख दिया है कूलाम का नियम क्या है। कैसे लिखना है आप अपने नोट्स में ऐसी लाइन से लिखिए, ये से लिख के उसी लाइन में मत लिखना, नीचे लाइन से ये लिखना। कूलाम का नियम क्या कहलाता है कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसका ये डायग्राम है, ये Q1 आवेश एक Q2 आवेश, ये दोनों के बीच की दूरी R है। तो Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से R दूरी पर है तथा इन दोनों पर लगने वाला जो बल है वो F है। उन दोनों के बीच जो लगने वाला जो बल है वो क्या है, F है। तो कूलाम के नियम से F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। क्या कहा है, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल, ये आवेश का परिमाण नंबर 1 और परिमाण नंबर 2 दोनों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी क्या है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये f जो है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखेंगे हम कूलाम के नियम में r के, अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को, मतलब r के वर्ग वाला और ये Q1 और Q2 वाला, ये दोनों को हम एक साथ लिखने पर, मतलब समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब एक साथ लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है, 1 में क्या है, दोनों कॉमन क्या है, f। समीकरण 1 और 2 में f जो है वो कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन ये भी कॉमन है। अब इसमें क्या लिखा है, Q1 इंटू Q2, Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन 1 अपॉन R का स्क्वायर। मतलब ऐसे है, ये समीकरण कुछ इस प्रकार है, Q1 मल्टीप्लाई Q2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन R का स्क्वायर। अब दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। दोनों समीकरण को एक साथ लिखे, समीकरण 1 जो Q1 और Q2 वाला ये पार्ट है और ये R के स्क्वायर वाला एक पार्ट है, दोनों को फिर से आगे बढ़ाएं, मतलब ये आगे स्टेप में बढ़ाते गए। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे अर्थात ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक आता है, तो नियतांक लगाएंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो F, ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है, तो इसका कांस्टेंट क्या है, K है। K Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये वाला मतलब कि Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखिए। अब इसमें ये लगाए हैं, ये K क्या है, एक अनुपातिक स्थिरांक है। अनुपातिक स्थिरांक जो है वो K है, यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटाए हैं तो एक कांस्टेंट लगाए हैं, कांस्टेंट का नाम क्या है, अनुपातिक स्थिरांक। K एक अनुपातिक स्थिरांक है। इसके बाद कूलाम का नियम को हम SI पद्धति में देखेंगे। SI पद्धति में क्या होता है, आप चाहे तो इतना को नोट डाउन कर लीजिए। SI पद्धति में मैं बताता हूं कि कूलाम का नियम SI पद्धति में क्या होता है। यहीं तक SI पद्धति तक ही आपको एग्जाम में लिखना है, चाहे वो 2 नंबर के लिए आए या 4-5 नंबर के लिए। अगर कूलाम का नियम आता है तो आपको SI पद्धति तक ही लिखना है। आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा। अब देखेंगे हम SI पद्धति में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को या व्युत्क्रम वर्ग के नियम को। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में SI पद्धति में जो हम लोग के पास एक नियतांक आया था, मतलब कि जो नियतांक K लिखे थे, वो K का जो वैल्यू होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K का जो वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और जो K का जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता। निर्वात में
विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो है ये निर्वात में विद्युतशीलता है। उसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट जो है उसका जो मान होता है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। इसका जो मान होता है वो 8.854 गुणा 10 की घात 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर के बाद तथा करके ये आगे इसके नीचे लिखते जाना, इसमें जगह नहीं दिखेगा इसके लिए मैं इसको किया हूँ। तथा इसके बाद जब हम जमाएंगे उस फॉर्मूले में, हम लोग का जो इक्वेशन नंबर 3 था उसमें क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। जो हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 था जो पीछे में था वो क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब के का मान हम लोग का क्या है? ये इक्वेशन नंबर 4 डाल सकते हो चाहो तो। इक्वेशन नंबर 4 समीकरण 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब 1/4 पाई को इसको हम एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मान ले। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। तो इसके जगह F इज इक्वल टू SI पद्धति में F इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं SI पद्धति में। इसको इस तरह हम लोग SI पद्धति में लिख सकते हैं। और अगर CGS पद्धति में पूछे, अगर पूछे तो जो K का जो मान था ये SI पद्धति में क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। लेकिन जब इसको CGS पद्धति में पूछे तो K का मान 1 हो जाता है। मतलब CGS यूनिट में जो K का वैल्यू है, K इज इक्वल टू 1 होगा। K का मान जो है वो 1 हो जाएगा। CGS पद्धति में K का मान 1 होगा। उसी के साथ अब K का मान 1 होते ही इसको जब हम समीकरण जो 3 माने थे पिछले वाले में, जब इसको समीकरण 3 माने थे तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले उसको लिख लेना। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। F इज इक्वल टू K का वैल्यू क्या है अपने पास? अब 1, तो K का वैल्यू 1 होगा। Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ये इसका मान हो जाएगा। CGS पद्धति में इसका मान हो जाएगा Q1। F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर, 1 का गुणा करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन आर इसका राइट आंसर होगा। तो ये CGS पद्धति में इसका मान होगा, ये SI पद्धति में मान होगा। आपको जिस पद्धति में पूछे वहां से लिखना। आई होप आपको समझ आया होगा और आगे की वीडियो के लिए बने रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।